हाँ जी। आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूँगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके थर्ड बुक में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ टूल्स होते हैं। टूल्स थे आपके, होते तो बहुत सारे हैं, मैंने चार आपके साथ डिस्कस करने थे: कंपैरेटिव, कॉमन साइज रेशियो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कॉमन साइज कंपैरेटिव मैंने आपके साथ डिस्कस की, चाहे वो कॉमन साइज कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, चाहे वो कॉमन साइज कंपैरेटिव पीएनएल हो। रेशियो हमारा रह जाएगा। आज मैंने आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम से ही पता लग रहा है कि कैश के फ्लो को देखा जाएगा। टू टाइप ऑफ फ्लो यहाँ पे लिया गया है कैश का। एक होता है कैश इनफ्लो, एक होता है आउटफ्लो। एक होता है इनफ्लो यानी पैसा आ रहा है। एग्जाम्पल: कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। एग्जाम्पल: कैश सेल्स। एग्जाम्पल: इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंश्योरेंस, Commission received. कंपनसेशन रिसीव्ड, एटसेट्रा। आउटफ्लो की अगर मैं बात करूं, आउटफ्लो के हमारे एग्जांपल्स में आ सकता है, जैसे आपने कैश में कुछ परचेज किया, कैश पेड टू क्रेडिटर्स। कोई भी आपने मान लो रेंट पे किया, कुछ भी पे किया आपने। बायबैक ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन। यहाँ मैं और बढ़ा रहा हूँ इनफ्लो में: इशू ऑफ शेयर्स ओब्लिक डिबेंचर्स, long-term borrowings. लोन रेज्ड, एटसेट्रा। दोनों साइड हो सकता है, और भी इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कैश फ्लो मतलब की बायबैक। जब मैं बात करता हूँ, तो कैश फ्लो का मतलब है कैश यानी रोकड़ा, उसका प्रवाह, फ्लो। आ भी सकता है और जा भी सकता है। पैसा आएगा तो कैश फ्लो इनफ्लो, पैसा जाएगा तो आउटफ्लो। कैश परचेजेस, कैश पेड, इसमें एक आपके पास है बायबैक। जो आपके शेयर्स होते हैं, खासकर इक्विटी शेयर्स, कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स कई बार मार्केट से वापस परचेज कर लेती है, या प्रेफरेंस शेयर मार्केट से वापस परचेज कर लेती है, उसे बायबैक ऑफ शेयर कहा गया है। ये इनफ्लो और आउटफ्लो है। इसी चीज़ को हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करना होता है कि पैसा एक पर्टिकुलर ईयर में कहाँ से आया और कहाँ गया। सी एफ एस क्लासिफाइड इन थ्री एक्टिविटीज़। सी एफ एस तीन अलग अलग एक्टिविटीज़ में क्लासिफाइड है। एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एक होती है आपके पास
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एक होती है आपके पास फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अगर मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करूं तो जो आपका डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ये रिलेट होती है, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट्स। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आपकी रिलेट करेगी रिलेटेड टू सोर्स ऑफ फाइनेंस लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स। ये तीन एक्टिविटीज होती हैं, एक बार इनको नोट करो। इन तीन एक्टिविटीज में आपका पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट है। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है ये। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ब्रैकेट में लिखा हुआ देखोगे आप, रिवाइज्ड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टू मेथड्स। एक डायरेक्ट मेथड कहलाता है, एक इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है। डायरेक्ट मेथड आउट ऑफ कोर्स है, इनडायरेक्ट मेथड आपको सीखना है। अब मैं आप लोगों के साथ इसके फॉर्मेट पे डिस्कशन करता हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट के फॉर्मेट पे। ये आपका फॉर्मेट है, फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखिए तीन पार्ट्स में डिवाइड है कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। ए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तीन एक्टिविटीज में ये आपका डिवाइड है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग से शुरू करो। करना क्या है आपको, इनफ्लो और आउटफ्लो देखना है। पैसा आ रहा है तो ऐड होगा, पैसा जा रहा है तो माइनस होगा। इन्वेस्टिंग में क्या क्या आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बेसिकली कवर करती है आपके इन्वेस्टमेंट्स को, कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स को एंड कंपनी के फिक्स्ड एसेट्स को। जैसे अगर आप फिक्स्ड एसेट की सेल करते हो तो पैसा आ रहा है, अगर आप इन्वेस्टमेंट की सेल करते हो तो पैसा आ रहा है, अगर आपको रेंट मिला, इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला तो पैसा आ रहा है, अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो पैसा जा रहा है, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज की तो पैसा जा रहा है, अगर आपने गुडविल परचेज की तो पैसा जा रहा है। तो इन शॉर्ट फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है उनकी इनकम भी, जैसे रेंट, आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया होगा रियल एस्टेट में तो उसका रिटर्न है रेंट, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगा रखा होगा वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो वहाँ से डिविडेंड मिल रहा है। तो जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है और उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपकी इनकम है वो सब आपका इन्वेस्टिंग का पार्ट है। फाइनेंसिंग क्या होगा, अभी ये सब क्या हो रहा है, ये सब कैसे आ रहा है ये बाद में देखेंगे। फाइनेंसिंग क्या होगा, फाइनेंसिंग होगा जिससे कंपनी अपने फाइनेंस को अरेंज करती है,
जहाँ से कंपनी पैसा उठाती है मार्केट से। कंपनी पैसा उठाती है शेयर को इशू करके, डिवेंचर को इशू करके, पैसा आ रहा है, ऐड हो गया। पैसा कब जाएगा? जब आप इन डिवेंचर्स को रिडीम करोगे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे। जो बैंक लोन आपने लिया, अगर लिया है तो ऐड होगा, अगर रीपे कर रहे हो तो माइनस होगा। डिवेंचर्स पर अगर इंटरेस्ट दे रहे हो माइनस होगा, शेयर्स पर डिविडेंड पे कर रहे हो माइनस होगा। ये दो आपके इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी हैं। समझ आता है तो बताइए, नहीं आता है तो डाउट बताइए। इनमें सिर्फ यही इंक्लूड होता है, जैसे जो आपने लिखवाया नहीं, परचेज ऑफ फिक्स्ड नहीं एसेट? नहीं, इंक्लूसिव लिस्ट है। कुछ भी आ सकता है, कुछ भी जा सकता है, बस आपको देखना है क्या वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड है, क्या वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। अगर यस तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा। बट यहाँ पे देखो गुडविल है, गुडविल ना फिक्स्ड एसेट से फिक्स्ड रिलेटेड होती है है ना भाई। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। क्या बात कर रहे हो? गुडविल फिक्स्ड इंटेंजिबल का पार्ट है, बैलेंस शीट का। इंटेंजिबल, अच्छा उसके अंदर अंडर ही पार्ट हो गया, हाँ ठीक है। जी, फिक्स्ड एसेट का ही पार्ट है मेरे भाई। नहीं, तो मैं इसमें इंटेंजिबल मान रहा था उसको। तो इन्वेस्टमेंट में दो टाइप की होती है ना, करंट नॉन करंट, तो इसमें दोनों होती है इंक्लूड नहीं, नॉन या फिर करंट नॉन वाली, करंट होती लंबे है? वाली, लंबे वाली, लॉन्ग टर्म वाली। ठीक है। फाइनेंसिंग में किसी को कोई डाउट हो? सो फाइनेंसिंग में हम रिडीम कर रहे हैं और मतलब हम इशू कर रहे हैं और लोग रिडीम कर रहे हैं ना, या फिर हम रिडीम कर रहे हैं? हम रिडीम कर रहे हैं, दोनों अलग हैं। यहाँ पर हम इशू कर रहे हैं, यहाँ पर हम रिडीम कर रहे हैं। अच्छा, ओके, ठीक है सर। दोनों केसेस आ रहे हैं। मान लो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, इशू ऑफ शेयर्स कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? फाइनेंसिंग। 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 फ्लो, इनफ्लो या आउटफ्लो? इनफ्लो। 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 इशू ऑफ डिबेंचर्स, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। इनफ्लो। 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 कंपनी इन्वेस्टेड इन शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। इन्वेस्टिंग। 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 आउटफ्लो। 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 डन। इसके अलावा कंपनी परचेज डिबेंचर्स ऑफ जेड लिमिटेड। इन्वेस्ट। इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो। आउटफ्लो ही हो रहा है। आउटफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। इन्वेस्ट नहीं, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग होगा, आउटफ्लो होगा ये। अगर हमने इशू करे तो फाइनेंसिंग में जाएगा ना। आपने डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे किया है, आप डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इट मीन्स आप ही ने डिबेंचर इशू किए हुए होंगे। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स। इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। इनफ्लो। इनफ्लो। सर एक बात थी, तो मतलब अपनी कंपनी के अंदर ही कुछ करोगे तो आपकी यूजुअली फाइनेंसिंग ही गिनी जाएगी ना? कुछ करोगे नहीं, शेयर्स या डिबेंचर्स करोगे तो। हाँ जी, मतलब वही। डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में आउटफ्लो। आउटफ्लो। डिविडेंड रिसीव्ड इन्वेस्टिंग में इनफ्लो। रेंट रिसीव्ड इन्वेस्टिंग इनफ्लो। इनफ्लो। ठीक है जी। तो मेन जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो डिबेंचर्स, अगर आपकी खुद की कंपनी के डिबेंचर्स है और उन पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फाइनेंसिंग। लेकिन अगर आपने किसी और कंपनी के डिबेंचर्स में पैसा लगाया हुआ है, वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इन्वेस्टिंग।
एक बार इसको नोट कीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब बचती है हमारे पास मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको ध्यान से समझना भाई, समझ सको तो, ना समझ सको तो तुम नालायक, मेरा कोई रोल नहीं है फिर। बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा ये आपको। जो बच गया इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग को छोड़ के, जो बच गया वो आपका ऑपरेटिंग का पार्ट है। ऑपरेटिंग का मतलब डे टू डे वाला। स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट से। ये आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ से आया होगा? ये नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था या स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाई थी, वहाँ से आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ होगा। ये वो नेट प्रॉफिट था। अब इसमें एडजस्टमेंट होती हैं। क्या क्या एडजस्टमेंट, उनको समझना। नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मैं आपको मोटा मोटा समझाता हूँ। कुछ ऐसी एडजस्टमेंट हैं जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, कुछ ऐसा है जो नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, यानी खर्चे तो हैं लेकिन, और वो खर्चे माइनस भी हुए होंगे प्रॉफिट निकालते वक्त। जब आपने प्रॉफिट निकाला होगा तो वो खर्चे माइनस किए होंगे। ऐसे कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपने पीएनएल में माइनस किया होगा, डेबिट किया होगा, लेकिन क्या एक्चुअली में कोई कैश बाहर जाता है? नहीं जाता। डेप्रिसिएशन। कुछ और भी होते हैं, जैसे आपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल कर, या मैं डेप्रिसिएशन के अलावा बोलूं तो अमोर्टाइजेशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, पेटेंट्स, कुछ भी इस तरीके से होता है। तो अब इनको हमने माइनस किया हुआ है, तो माइनस करने की वजह से हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो कम आ रहा होगा। अब लेकिन क्योंकि एक्चुअली कोई कैश बाहर गया नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे? वापस ऐड करेंगे। हम क्या करेंगे? इसको वापस ऐड करेंगे। ऐसे ही हमारे पास कुछ एप्रोप्रिएशंस होती हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है ट्रांसफर टू रिजर्व्स। प्रॉफिट में से कुछ पैसे निकाल कर आपने रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। अब जब आपने रिजर्व में ट्रांसफर किया तो एक्चुअली आपका प्रॉफिट थोड़ी कम हो गया, एक्चुअली आपकी जेब से कैश थोड़ी चला गया। तो कुछ ये चीज़ें होती हैं जिनमें एक्चुअली आपने नेट प्रॉफिट को कम किया हुआ होता है, लेकिन फाइनली आपका, या मैं कहूँ कि प्रैक्टिकली देखा जाए तो आपकी जेब से पैसा नहीं गया है। तो हम उनकी एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। अब जब आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा, जब आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया होगा तो आपने प्रॉफिट को कम किया होगा, ये नेट प्रॉफिट कम आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में आपकी जेब से कोई कैश नहीं गया, तो आपने इसे वापस ऐड कर दिया। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन क्या होता है? एक एक पॉइंट को समझना और डाउट बताना। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व में कोई डाउट है तो बताइए। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन क्या है? प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन है जहाँ पर आप अपने टैक्स का प्रोविज़न बनाते हो। आपने इस साल कितना कमाया उसका टैक्स आपको, उसका प्रोविज़न आपने पहले ही बना दिया। तो प्रोविज़न बनाते वक्त भी आप सिर्फ अपने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करते हो, एक्चुअली कोई कैश बाहर नहीं जाता। तो जब एक्चुअली कोई कैश बाहर नहीं गया तो हम उसे क्या करेंगे? वापस ऐड करेंगे। पर सर हम बाद में तो पे करेंगे ही, बिल्कुल तो करेंगे टैक्स सर, जाएगा ही। बिल्कुल जाएगा। जब बाद में हम टैक्स को पे करेंगे तो हम उसको एक्चुअली में माइनस करेंगे टैक्स पेड के नाम से। सर तो जो एसएम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाता है उसमें माइनस करते हैं, उसमें सब क्या कुछ करेंगे? सब कुछ आएगा सर धीरे धीरे। आगे की भविष्य की ना सोचें, जो समझा रहा हूँ सिर्फ उसमें डाउट हो तो बताएं। बड़ा आपका मैं आभारी रहूँगा इस चीज़ के लिए। इसके अलावा, प्रोविजन ऑफ हाँ जी, बैक क्या कहना चाहते हो शिवान?
रारिन बोल रहा था मैं, क्या कहते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स से होता है वो, तो इनकम टैक्स के नाम से माइनस नहीं होता? नहीं सर, प्रोविजन फॉर टैक्स अलग है, इनकम टैक्स एक्चुअल पेड अलग है, दो चीज़ें होती हैं। अगर आप हो 2019 2020 में, ये आपका ईयर है, इसका जो भी टैक्स बनेगा पहले आप उस टैक्स का प्रोविज़न बनाओगे। कब बनाओगे? 2019-20 में ही। और एक्चुअली जो टैक्स पे करोगे ये वाला, वो पे करोगे 2020-21 में, साल ख़त्म होने के बाद। तो मैं बात कर रहा हूँ जो आपने प्रोविज़न बनाया, तो क्या एक्चुअली कैश पे किया? नहीं किया। जो एक्चुअली कैश पे किया टैक्स के नाम पर, वो नीचे आ जाएगा बाद में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या गुडविल रिटर्न ऑफ। आपकी गुडविल, जैसे आपने किसी की गुडविल परचेज की तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं धीरे धीरे। या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी स्टार्ट होने से पहले के खर्चे, उनको भी हम लोग राइट ऑफ करते हैं धीरे धीरे। तो वो जो रिटर्न ऑफ होते हैं वो वापस ऐड होंगे, क्योंकि एक्चुअली कोई पैसा बाहर नहीं गया। अच्छा, कुछ आइटम ऐसे भी होते हैं जो आपके डे टू डे के नहीं होते, जैसे आपने डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे किया या कोई लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे किया, तो जेन्युइनली आपका कैश गया तो है, लेकिन वो ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं था। कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा ये वाला? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग। तो ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा, और ऑपरेटिंग में क्या करोगे? आप इसको ऐड करोगे। देखो, आप इसको ऑपरेटिंग में ऐड क्यों कर रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट निकालते वक्त हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया होगा, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर इसको एक्चुअली में वापस ऐड बैक करना पड़ रहा है। और इसका सही घर, सही स्थान क्या है? फाइनेंसिंग। तो वहाँ पर हम इसको माइनस करते हैं। एक और खर्चा है राइट ऑफ का, जो आपने डिस्काउंट दिया है शेयर्स पे, डिवेंचर्स पे, उसको राइट ऑफ करना। वो जो राइट ऑफ होगा तो वो भी एक्चुअली में कोई कैश बाहर नहीं जाता, इसीलिए हम लोग उसको वापस ऐड कर लेंगे। डेप्रिसिएशन वापस ऐड हो जाएगा। सर डिस्काउंट को हम ऐड क्यों करेंगे? सर डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स क्या होता है? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था जब मैंने डिवेंचर्स का चैप्टर आपको कराया था, तो जो डिस्काउंट आ रहा था उसको हम राइट ऑफ कर रहे थे 5 साल में या 4 साल में, जैसे भी वो रिडम्पशन होगा उसके अकॉर्डिंग। तो जब हम राइट ऑफ करते हैं तो राइट ऑफ में एक्चुअली कोई पैसा थोड़ी बाहर जाता है, वो तो हम अपने नुकसान को आने वाले ईयर्स में दिखाते हैं बस, लेकिन एक्चुअली कोई पैसा थोड़ी बाहर गया, तो हम इसीलिए उसको वापस ऐड बैक करते हैं। बोलो जल्दी। ठीक है ठीक है। ठीक है, डेप्रिसिएशन हो गया। प्रपोज्ड डिविडेंड। अब ये भी क्या है? डिविडेंड। डिविडेंड भी क्या होता है आपका? पहले प्रपोज होता है, फिर उसके बाद पे होता है। तो अगर आपने डिविडेंड प्रपोज किया है, तो प्रपोज का मतलब है आपने सिर्फ अनाउंस किया है। देखो, अगर मैं आपके साथ डिविडेंड की बात करूं, तो डिविडेंड की कहानी समझना। 1 अप्रैल 2019 को ईयर स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 20 को ख़त्म होगा। इसके बीच में 1 जनवरी 2020 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है कि हम 10% डिविडेंड प्रपोज करते हैं। हम कहते हैं हमारे जो शेयर होल्डर हैं हम उनको 10% डिविडेंड देंगे। ये सिर्फ प्रपोज कर सकते हैं। इसके बाद होती है AGM, एनुअल जर्नल मीटिंग। वैसे मोटा मोटा ये 30 सितंबर से पहले पहले हो जानी चाहिए। AGM होती है। इस AGM में आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर होल्डर फाइनलाइज करते हैं कि डिविडेंड देना है, नहीं देना है, या कम करना है। ये वो करते हैं फाइनल इस चीज़ को। तो इसीलिए यहाँ तक 31 मार्च तक ये एक्चुअली में आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि ये सिर्फ प्रपोज है। फाइनली ये कब पे होगा? नेक्स्ट ईयर में। तो इसीलिए अगर आपने कुछ भी प्रपोज किया है तो उसमें जेन्युइनली आपका कोई कैश बाहर नहीं गया, तो हम उसे वापस ऐड करते हैं। बताइए। सर एक चीज पूछनी थी, जब सिर्फ डिविडेंड प्रपोज होता है तब हम उसमें मानते हैं कोई कैश नहीं गया, नहीं गया। बट प्रपोजल डिविडेंड मेड, उसका मतलब भी यही हुआ हाँ, कि यही है सर। प्रपोज। अगर लिखा है डिविडेंड पेड तो इसका मतलब वो पे हो चुका है। अच्छा,
अब सर जैसे लिखा होता है इधर प्रपोज डिविडेंड पेड, हाँ तो फिर वो पेड हो चुका होता, तो उससे भी प्लस करते। उसे हम इसकी तरह ट्रीट करते फिर, जैसे मैं इंटरिम डिविडेंड को बताऊंगा अब। अच्छा अगर आपने कोई भी डिविडेंड पे किया है, चाहे प्रपोज्ड हो चाहे इंटरिम है, अगर आपने डिविडेंड पे किया है तो वो डिविडेंड आपने पे किया है तो वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? सर डिविडेंड, हाँ, फाइनेंस। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है ना डिविडेंड पे करना। तो अगर आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डिविडेंड पे किया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी से माइनस होना चाहिए, लेकिन आपने उसको कहाँ से माइनस कर दिया? आपने उसको नेट प्रॉफिट निकालते वक्त माइनस कर दिया, इसीलिए मैं उसे वापस ऐड कर रहा हूँ। ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ये नॉन कैश, नॉन कैश, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग है और डिस्काउंट। ऑपरेटिंग। सर इसमें तो पैसा ही बाहर नहीं गया ना कुछ। ठीक है हाँ। सर पैसा बाहर गया नहीं, बट हमने एक तरह से सर हमने पैसे कम एक्सपेक्ट करे ना, तो पैसा कम हुआ ना हमें। एक तरह जो से, मिलना तो उसे एक तरह से और दूसरी तरह से नहीं देखना है, पैसा आ रहा है या जा रहा है ये देखना है, सिंपल एकदम। ऐसे तो एक तरह से दूसरी तरह से देखूंगा तो सारी चीज़ें निकल जाएंगी अरेन, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। आपको सिर्फ ये देखना है कैश फ्लो में पैसा आ रहा है या जा रहा है, बस सिंपल। ठीक है सर। आ रहा है तो प्लस हो गया, जा रहा है तो माइनस हो गया। हाँ, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, अब मान लो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का क्या मतलब होता है? 1 लाख का एसेट आपने 80,000 में बेच दिया तो 20,000 का लॉस हो गया, लेकिन क्या एक्चुअली कोई 20,000 का लॉस हुआ है? हाँ जी हुआ है। तो सर नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। क्या 20,000 आपकी जेब से गए? तो 1 लाख का आपने लिया भी तो होएगा। वो अलग चीज़ है सर, मुझे बताओ 20,000 आपकी जेब से गए कि नहीं? नहीं गए सर। तो नहीं। बस तो गए फिर तो लॉस 80। नहीं है। आपको 80 आए हैं सीधा सीधा, तो ये जो आपने लॉस दिखाया हुआ है ये गलत दिखाया हुआ है, इसे वापस ऐड करो। गलत मैं ये नहीं कह रहा कि अकाउंटिंग गलत है, कैश फ्लो के अकॉर्डिंग वो चीज़ गलत है। आप ये मत सोचना कि तो जितना अकाउंट में अब तक पढ़ा रहा हूँ या आप पढ़ गए हो वो गलत हो गया, नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग पॉइंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारे पास कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, और जो पैसा आया या गया वो किस एक्टिविटी के अंतर्गत है, ताकि हम उसको कंपेयर करें ईयर बाय ईयर। तो हमें पता लगे कि अच्छा पिछली बार ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इनफ्लो 5 करोड़ का था, इस बार 7 करोड़ का है, अच्छी बात है। आउटफ्लो इतना था, इस बार इतना है, अच्छी बात है या बुरी बात है? बताओ। सर एक बार इंटरम डिविडेंड पेड बता दो बस। सर डिविडेंड आप कोई भी पे करते हो, डिविडेंड आप शेयर्स पे पे करते हो, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा। हमने उसको फाइनेंसिंग में माइनस किया भी है लेकिन आपने नेट प्रॉफिट निकालते वक्त उसको माइनस किया होगा, इसीलिए हम उसे वापस ऐड कर रहे हैं। अब ऐसे ही प्रॉफिट ऑन सेल है। मान लो अगर यही 1 लाख का आपको, आपने 1,20,000 में बेचा होता तो आपको मिला कितना? 1,20,000। लेकिन ये है कौन सी एक्टिविटी का पार्ट? एसेट रिलेट टू इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग। तो पूरा 1,20,000 इन्वेस्टिंग पे चला जाएगा। तो प्रॉफिट कुछ अलग से नहीं है, ये तो पूरा इन्वेस्टिंग का है, अलग से कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन हमने उसको प्रॉफिट लिया होगा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, इसीलिए हम उसे माइनस कर रहे हैं। अब आप देखो मैं माइनस कर रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, ये सब किस एक्टिविटी का पार्ट है? इन्वेस्टिंग का। सर हम 1,20,000 माइनस करेंगे, 20,000 माइनस सर करेंगे आप प्रॉफिट में। 20,000 माइनस करोगे, 20,000। और पूरा 1,20,000 आपका शो होगा इन्वेस्टिंग में। जब आप इन सबको कर दोगे, जब आप इन सबको कर दोगे तो आपके पास जो फिगर निकल कर आएगी, नेट प्रॉफिट से स्टार्ट हुआ था, नेट प्रॉफिट में इन सबको ऐड लेस किया तो आपके पास आया जिसको हम कहेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब ध्यान से समझना, आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं, करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स को ट्रीट करना है। करंट लायबिलिटी को इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी का कोई एग्जांपल बताना।
लोन टेक शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन या क्रेडिटर्स हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल पेबल हो गया, कुछ भी हो गया। तो अगर आपके क्रेडिटर इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज मतलब ओपनिंग बैलेंस कम है, क्लोजिंग बैलेंस ज़्यादा है। पहले 1 लाख के क्रेडिटर थे, ईयर खत्म होते होते वो 2 लाख के क्रेडिटर हो गए, तो क्रेडिटर कितने से इंक्रीज हो गए? 1 लाख। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने और माल उधार पे लिया है, आपने पैसा लिया है उधार पे, तो वो ऐड होगा। और ये मतलब जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये सिर्फ आपका जुगाड़ है, आपको याद रखने का तरीका, कि अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब मैं और पैसा ले रहा हूँ, ऐड होगा। अगर आपकी करंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, लायबिलिटी कब डिक्रीज होती है? जब मैं पे कर देता हूँ वापस, पैसे दे रहे होते हो। तो मैं पे कर रहा हूँ तो पैसा कम हो रहा है, लेस होगा। अब एसेट को समझो, अगर मेरा एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब मैंने एसेट बेच दिया, पैसा आ गया, ऐड होगा। अगर मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मतलब मेरा एसेट मैंने परचेज किया है, पैसा गया, माइनस होगा। सर एक क्वेश्चन है। पूछो यार, दिल खोल के पूछो क्वेश्चन। सर डेप्रिसिएशन तो डिक्रीज इन एसेट हुआ। सर बिल्कुल हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्चुअली आपका कोई पैसा नहीं जाता ना बाहर। हाँ तो सर फिर हम ऑपरेटिंग में करेंगे ना, इसमें क्यों नहीं, मतलब इसमें तो फिर ऑपरेटिंग एसेट वाले के अंदर करके ना। ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में ही कर रहे हैं हम उसको। ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी है भाई। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये शायद मैंने यहाँ गलत लिख दिया है। ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी और वो फिक्स्ड एसेट है। जब आप ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी को कर लोगे फिर कहलाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें जो आपने एक्चुअली टैक्स पे किया होगा वो माइनस होगा। अगर ये फिगर माइनस में आ रही है तो कहा जाएगा यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर प्लस में आ रही है तो कहा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। इन्वेस्टिंग करोगे ऐसे इन्वेस्टिंग आएगी। हाँ जी। हमने अगर एक हमारे एसेट का प्रीवियस बैलेंस था 1 लाख और इस ईयर हो गया 2 लाख, और जो 1 लाख बढ़ा है वो हमने क्रेडिट पे लिया एसेट, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा फिर? किस पे लिया है भाई? नहीं, वो नहीं क्रेडिट पे। बताएगा आपको, वो बताएगा ही नहीं आपको। मैंने आपको क्या बोला, आप क्रेडिट पे ले लो या जैसे मर्जी ले लो, ट्रीटमेंट सेम रहेगा क्योंकि ये जुगाड़ है। इसमें ये सेम होगा ना ट्रीटमेंट? हाँ सेम होगा ट्रीटमेंट, और वो कभी नहीं बताएगा आपको कि आपका जो करंट एसेट इंक्रीज हुआ है वो क्यों हुआ है, या करंट लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो क्यों हुई है। ये तो बस आपको इसका ध्यान रखना है। ठीक है। आपके पास जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अभी आपके पास ए आ जाएगा। ऐसे ही जब आप इन्वेस्टिंग करोगे उसका फाइनल कंक्लूजन बी होगा, फाइनेंसिंग करोगे उसका फाइनल कंक्लूजन सी होगा। तीनों में अगर माइनस में फिगर आ रही है तो यूज्ड, पॉजिटिव आ रही है तो कैश फ्लो। अब जब आप इन तीनों को करोगे, ये ए का है, ये सी का टोटल है, ये बी का टोटल है, ये ए का टोटल है, ए बी सी, तीनों को करोगे तो वो कहलाएगा इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। अब वही सेम चीज़ है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीज, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीज। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओपनिंग का बैलेंस गिवन होता है कैश का। कोई क्वेश्चन अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं आपको समझा पाऊंगा इस चीज़ को। ये रहा, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। ये ओपनिंग है 20,000, ये क्लोजिंग है 10,000। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ओपनिंग वाला 20,000 और ये ऑटोमेटिकली 10,000 आ जाना चाहिए, क्योंकि देखो आप मेरी बात को समझ रहे हो। ये सी हो गया, यहाँ तक ए बी सी तीनों करूँगा तो ये आएगा। अब मैं इन दोनों को करूँगा तो ये आना चाहिए। यानी इसका अगर मैं इसमें देखूँ तो ये मेरा कितना आना चाहिए, -10,000। ए बी सी को प्लस माइनस करके -10,000 आना चाहिए, ताकि जब मैं इसमें ओपनिंग कैश को एडजस्ट करूँ तो मेरा क्लोजिंग कैश बच जाए 10,000। डाउट पूछिए। सबको क्लियर है? सही, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला समझ नहीं आया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा मेरे भाई। एक सारा ये इस तरीके से क्वेश्चन गिवन होता है आपके पास, उसमें लास्ट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। जो 15 में है ये ओपनिंग बैलेंस है 20,000,
जो क्लोजिंग पे है वो क्लोजिंग बैलेंस है 10,000, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब फॉर्मेट पे अगर मैं आऊँ तो फॉर्मेट पे मैंने आपको बताया कि आप ए बी सी करते हो। ए बी सी से मेरा मतलब है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का प्लस माइनस है वो, जो इन्वेस्टिंग का प्लस माइनस है वो, और फाइनेंसिंग का प्लस माइनस है वो। ए बी सी करने के बाद आपका फाइनल आंसर ये आएगा। इसमें आप अपना ओपनिंग कैश ऐड करोगे। ओपनिंग कैश कितना है 20, तो ये आप 20,000 इसमें ऐड करोगे। आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। कौन सा? ये 10,000। ठीक है सर। तो मैंने उसके लिए एग्जांपल ले लिया कि अगर ये फुलफिल होनी है तो यहाँ कितना आना चाहिए तीनों को करके 10,000, ताकि वो 10,000 प्लस 20,000 मिलकर 10,000 बच जाए। कुछ कह रहे थे कनव? कनव कुछ कह रहे थे? नहीं नहीं सर, हो गया क्लैरिफाई, वो उसी टाइम हो गया था 10,000 वाला। ठीक है जी। तो ये मोटा मोटा आपका फॉर्मेट है, देखने उसके करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ये आपके कुछ थ्योरी क्वेश्चंस हैं, इनको देख लीजिएगा एक बार। अभी इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट करूं, वो तो मैं ट्यूसडे को ही करूंगा। लेकिन ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस आप एक बार पढ़ लीजिएगा प्लीज़, तभी आपको समझ आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40-42 जो इसमें भी भी हैं। सर फॉर्मेट जरूरी है? सर फॉर्मेट ज़रूरी है। तो मतलब ये सारे फॉर्मेट लिटरली रट्टा मारने? रट्टा मारने हैं। हाय हाय। ठीक है, और बाकी ट्यूसडे से मैं स्टार्ट करूंगा। तो इसका फॉर्मेट ही रट्टा मान लीजिएगा और थ्योरी क्वेश्चंस देख लीजिएगा ट्यूसडे तक। ट्यूसडे को मिलेंगे अब हम सर सीधा। इसमें तो इजी से हो गया